जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सो आज है 17 जून 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। कई से करंट अफेयर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है। एंड तक जरूर देखना। और सीरियसली तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और प्रॉपर आपकी तैयारी करवाई जाती है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की। राइट, इवन हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है वो डिटेल्स जो है वो ले सकते हो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम के चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जहां पर हम आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और लेक्चर की अपडेट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाती है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, प्लस ओनली करंट अफेयर्स नाम का भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज कुछ न्यूज है जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, छोटी छोटी न्यूज है, बट बहुत काम की न्यूज है, तो एंड तक जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहली न्यूज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, जिसमें बात हो रही है स्पेशल स्टेटस के बारे में, बिहार के स्पेशल स्टेटस के बारे में। तो पहले तो ये जानो आप कि ये स्पेशल स्टेटस होता क्या है, यानी कि राज्यों को रही है स्पेशल स्टेटस क्यों दिया जाता है, या क्यों राज्य जो है वो उस प्रकार के स्पेशल स्टेटस की जो है वो डिमांड करते हैं। तो हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है विशेष श्रेणी का दर्जा। तो राज्य जो होती है, अगर किसी भी स्टेट को अगर ये दर्जा मिल जाता है तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है। कैसा बेनिफिट मिलता है, पॉइंट वाइज हम लोग समझेंगे। पहली चीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकार की मदद करती है। जिस भी पर्टिकुलर राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद करती है। और कैसी मदद, तो आप लोग जानते हैं, फाइनेंशियल मदद, पैसों से। राइट। अब किन राज्यों को जो है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है? उन राज्यों को जो पिछड़े हैं। दो कंडीशन यहां पर देखी जाती है, हालांकि एक गार्डगिल फॉर्मूला भी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वैसे तो दो कंडीशन देखी जाती है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर राज्य जो है वो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़ा है। क्या? भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, यानी कि ज्योग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसका ठीक बिल्कुल भी नहीं है, तो उन राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता है। बात समझ में आया? और इसका रिकमेंडेशन किया था फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने 1969 में। इसके अलावा आपको अब गाडगिल फॉर्मूला के बारे में बता दें। गाडगिल फॉर्मूला ये बोलता है कि राज्य को देखो, अगर कोई राज्य हिली एरियाज में है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में है, दूसरा वहां पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी कि वहां पर जनसंख्या का घनत्व जो है वो काफी कम है, तीसरी चीज वहां पर ट्राइबल की पॉपुलेशन जो हम लोग को जनजाति देखने को मिलती है उनकी आबादी जो है वो काफी ज्यादा है, चौथा ये देखा जाता है कि वो कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर तो नहीं, यानी कि किसी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री तो नहीं शेयर कर रही वो राज्य, पांचवा उस स्टेट के अंदर, उस राज्य के अंदर पिछड़ापन है, बैकवर्डनेस है इकोनॉमी के मामले में, यानी कि वहां अच्छा, यानी कि वो पैसा नहीं कमा पा रहा है, उसके पास आर्थिक संकट है। तो ये गार्डगिल फॉर्मूला हम लोग को देखने को मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है कि गार्डगिल फॉर्मूला किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है कि गार्डगिल फॉर्मूला हमें बताता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्यों को किन पैरामीटर्स पर दिया जाए उसकी जानकारी देता है, मानदंड हमें बताता है। राइट। नेक्स्ट, अब इसमें बेनिफिट ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पैसा जो है वो देती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में, यानी कि जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम आती है उसमें 90% पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट जो है वो किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। जनरली दूसरे राज्यों में 60% किया जाता है या 75% या कई केस में 50% किया जाता है। राइट। बट जिस भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है तो उसको केंद्र सरकार बहुत पैसा देती है। इवन कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर साल में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसा दिया। अब जनरल केस में होता है कि अगर राज्य सरकार उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाई तो वो लैप्स हो जाता है, यानी कि केंद्र सरकार उसको वापस ले लेती है। बट इस कंडीशन में जिस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है वो राज्य जो है वो उस चीज को जो है वो क्या कर सकती है, कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, यानी कि अगले साल उस पैसे का जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट, इसमें काफी सारी छूट मिलती है, जैसे कि एक्साइज कस्टम ड्यूटीज में, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, इन राज्यों को। इसके अलावा 30% केंद्र का ग्रॉस बजट जो है वो डायरेक्टली स्पेशल कैटेगरी स्टेट को जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बात समझ में आई यहां तक आपके? अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो है वो कौन से प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं, तो फिर मैं अब टॉपिक के साथ आपको जो है वो समझाऊंगा। तो देखो, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो होता क्या है। राइट। और जब राज्यों को मिलता है तो उस राज्य को जो है वो कैसे बेनिफिट जो है वो होते हैं। राइट। तो वो चीज आप समझ चुके हो। अब बिहार जो है वो फिर से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा है, और हो सकता है कि शायद ये डिमांड पूरी कर दी जाए, क्योंकि बिहार के चीफ मिनिस्टर जो है उनका थोड़ा सा
इंपॉर्टेंट रोल आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, इसने जो है वो मतलब सरकार जो है वो गठबंधन की जो है वो बनाई है, और इनका एक बहुत स्ट्रांग होल्ड है अभी एट प्रेजेंट केंद्र में, राइट। तो अब देखते हैं कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलता है कि नहीं। तो वो तो बात की बात है, बट आपसे एग्जाम में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि बिहार को क्यों देना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। पहला पॉइंट, बीपीएससी की तैयारी करो तो इंपॉर्टेंट है ही। दूसरी चीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब मेंस में लिखोगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो राज्यों को क्यों मिलना चाहिए, तो देखो क्या मैं अपन ने देखा गार्डगिल फॉर्मूला के थ्रू कि भाई वो बैकवर्ड होना चाहिए, पिछड़ा होना चाहिए राज्य इकोनॉमिकली। तो बिहार के अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ की कमी है, बिहार के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। जब बिहार झारखंड से अलग हुआ था तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितना भी डेवलपमेंट था, वो झारखंड के शेयर में जो है वो चला गया। नेक्स्ट, बिहार के अंदर लगातार फ्लड यानी कि बाढ़, ड्रॉट यानी कि सूखा लगातार देखने को मिलता है। बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर रोड अच्छे नहीं है, वहां पर हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य देखभाल की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वहां पर एजुकेशन का इशू हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। गरीबी वहां पर बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट जो है वो हमें बताती है कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। अगर हम कंपेयर करें वो नेशनल एवरेज से, तो बिहार का काफी ज्यादा, जस्ट डबल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये सब आंकड़े आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, डबल से भी ज्यादा है बिहार के अंदर गरीबी। फिर आगे की जो है वो चर्चा करें कि बिहार सरकार जो है उनको जो है वो अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो मिल जाता है तो 2.5 लाख करोड़ रुपए एडिशनल जो है वो बिहार सरकार को जो है वो मिलेंगे, जिससे कि बिहार सरकार डेवलपमेंट जो है वो कर सकती है। अब प्रॉब्लम्स कहां पर आती हैं अगर किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो पैसा, केंद्र सरकार का ज्यादा पैसा जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्य को जो है वो जाता है, तो केंद्र सरकार के ऊपर बर्डन बनेगा। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगी, अपने खुद के रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं करने पर ध्यान देगी, यानी कि खुद से रेवेन्यू जनरेशन पर ध्यान नहीं देगी, खुद से कमाई पर ध्यान नहीं देगी, पूरी तरह से जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पैसे दिए, बट करप्शन के कारण, राइट, और भी काफी सारी चीजों के कारण हमें देखने को मिलता है कि इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। चौथा हम लोग को देखने को मिलता है इकोनॉमिक ग्रोथ। बिहार जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इंडिया के अंदर आज की डेट में। 2022-2023 में बिहार की जीडीपी जो है वो 10.6% से जो है वो ग्रो करी थी, नेशनल एवरेज से भी ज्यादा। नेशनल एवरेज जो है वो 7.2% का है, और बिहार के अंदर पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बढ़ी है 9.4%। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते बिहार को जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो नहीं देना चाहिए। तो अपन ने दोनों चीज जो है वो देख ली। अब आपको बता दें कि 2014 में आंध्र प्रदेश जो है वो डिमांड कर रही है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, ओडिशा भी जो है वो डिमांड कर रही है। तो ये फैक्ट बस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। इवन इसमें कुछ और पॉइंट है, जैसे कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी ने ये सजेस्ट किया था एक नया मेथड। इनने बोला कि भाई आप स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो मत दो, उसकी जगह आप बैकवर्ड स्टेट को जो है वो अलग से फंड कर दो, क्योंकि एक बार किसी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल गया तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो उसको काफी बेनिफिट मिलने लगता है। तो भाई जो राज्य की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जो है वो केंद्र सरकार सुलझा दे। इसी को तो बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, राइट, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध। तो ये रघुराम राजन कमेटी ने जो है वो ये चीज कही थी। फिर इसके अलावा ये भी है कि भाई फोकस करो कि भाई अब जैसे प्रॉब्लम्स है कि डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है उसके पीछे जो है वो ध्यान दिया जाए, पॉलिसी जो है वो सही से इंप्लीमेंट की जाए, स्कीम जो है वो सही से इंप्लीमेंट किया जाए, नए कानून जो है वो लेकर आया जाए, शासन अच्छा करने की आवश्यकता है, राइट। तो ये सब चीजें। तो एनीवेज, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई होगी। तो गाइस, एक रिपोर्ट हमें बता रही है कि आज की डेट में ओशियन जो है, महासागर जो है वो बड़े संकट में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, राइट। समुद्र जो है वो बड़े संकट में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि वार्मिंग की प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी की प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो महासागर में देखने को मिल रही है। क्यों गर्मी की प्रॉब्लम हो रही है? तो आप सभी लोग जो है वो जानते हैं, जलवायु परिवर्तन, राइट, हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, तो आप जानते ही उसके बारे में। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने इतना ज्यादा जो है वो रिलीज कर दिया है कि जिसके चलते हमें देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर लेवल जो है वो हाई हो गया है, सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है। सी लेवल जो है वो कैसे बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर जो है वो कैसे बढ़ रहा है? रीजन ये है कि हाई टेम्परेचर के कारण ग्लेशियर्स, आइस शीट्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, जिसके कारण से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है, राइट।
फिर डीऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन जो है वो कम होता जा रहा है समुद्र के अंदर से, राइट। और एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है, एसिड ज्यादा हो रहे हैं, क्यों? पोल्यूशन के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये सब चीजें होंगी तो समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं वो तो मर जाएंगे, यस। और स्मॉल आइलैंड्स को सबसे ज्यादा खतरा आज की डेट में देखने को मिल रहा है, अगर मनुष्यों की भी बात करें तो, राइट। क्योंकि सी लेवल राइज होगा तो ये छोटे छोटे आइलैंड जो है वो पानी के नीचे जो है वो चले जाएंगे। बोलो हाँ। और बड़ी दिक्कत, बड़ा संकट वाला समय आज की डेट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसी चीज को जो है वो हाईलाइट किया गया यूनेस्को स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट 2024 के अंदर, राइट। अब कुछ चीजें इस रिपोर्ट के अंदर सामने आती हैं। पहले तो हमें देखने को मिला कि प्रॉपर तरीके से डेटा और रिसर्च जो है वो पर्याप्त जो है वो नहीं थी, राइट। ओशियन वार्मिंग जो है बताया जा रहा है, समुद्र का जो है वो गर्म होता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस जो रिलीज हो रही है उसका 90% जो है वो समुद्र एब्जॉर्ब जो है वो कर रहा है, राइट। और जिसके कारण समुद्र में बड़ी दिक्कतें आ सकती है। आपने एनवायरमेंट अगर ध्यान से जो है वो पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो स्पीसीज, जो प्रजातियां जो है वो पानी के अंदर वाली प्रजातियां जो होती है, एक्वेटिक स्पीसीज जो होती हैं, ये काफी सेंसिटिव होती हैं। मतलब हल्का सा भी टेम्परेचर में डिफरेंस होता है तो ये मर जाती हैं। ये एनवायरमेंट की क्लास में जो है वो आप पढ़िएगा, नहीं पढ़ा है तो, और हमारे पेड कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो, क्योंकि प्रॉपर डिटेल में पूरी चीज जो है वो बताई जाती है। तो यार, इसका मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जिन लोग के पास फिश एक्वेरियम है, या आपने देखा हो आपके किसी फ्रेंड के पास फिश एक्वेरियम है, तो उनसे पूछना कि जब मछलियों का पानी चेंज किया जाता है ना, तो उस समय ये चीज ध्यान में रखा जाता है कि जो उनका पुराना पानी है वो भी साथ में थोड़ा सा जो है वो डाला जाए। 25% पुराना पानी डाला जाता है, नहीं तो मछलियां मर जाती हैं नए पानी में शिफ्ट होते ही। या फिर जब मछलियों को लेकर आते हैं तो एक्वेरियम वाला खुद बोलता है कि थोड़ी देर तक जो है वो पहले, मतलब पन्नी को जो है वो उसमें डाल दो, एक्वेरियम के अंदर डाल दो। फिर टेम्परेचर जो है बिल्कुल मेंटेन होगा पन्नी का, और ये वो वाला, मतलब ये धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर लेगी मछली उस टेम्परेचर को, तो फिर उसको जो है वो रिलीज करना, राइट। और उसी पानी के साथ रिलीज कर देना, ये कहा जाता है, नहीं तो मछलियां मर जाती हैं। तो वही सेम चीज जो है वो ओशन के केस में भी है कि अगर टेम्परेचर लेवल राइज होगा तो मछलियां तो मर जाएंगी, हल्का सा भी शिफ्ट अगर एकदम से जो है वो देखने को मिलेगा तो। फिर ओशियन एसिडिफिकेशन, पोल्यूशन वगैरह वगैरह के कारण, क्योंकि हम कितना सारा वेस्ट जो है वो ओशियन के अंदर जो है वो डंप कर रहे हैं। इवन आपको पता होगा माइक्रो प्लास्टिक भी आजकल बड़ा खतरनाक चीज जो है वो चल रही है। माइक्रो प्लास्टिक पता है क्या होती है? सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो शैम्पू का शैशे आपको पता होगा, छोटा वाला पाउच आता है शैम्पू का, है ना। उसको अपन क्या करते हैं, हल्का सा ऊपर से फाड़ देते हैं और उस चीज को फेंक देते हैं, है ना। उस कचरे को जो है वो फेंक देते हैं। वो जो छोटी सी चीज होती है ना, वो मछलियों के, पशु के बॉडी के अंदर जो है वो चली जाती है। और इन सब चीजों को जो है वो बायो रेमिडिएशन, बायो मैग्निफिकेशन, ये टर्म जो है वो इन सब चीजों के लिए यूज किया जाता है कि ये बॉडी के अंदर जो है वो रहकर बॉडी को नुकसान करती है। अब मछली को वो कोई खाएगा तो वो माइक्रो प्लास्टिक जो है वो दूसरे की बॉडी में भी जो है वो एंटर हो सकता है, राइट। वो केमिकल जो है वो दूसरे की बॉडी के अंदर भी एंटर हो सकता है। तो ये सब चीज तब समझ में आती है जब हम जनरल स्टडीज पर एक अच्छी कमांड जो है वो रखते हैं। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस भी बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा कंटिन्यूअसली सी लेवल राइज होता जा रहा है। समुद्री क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड, मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो समुद्र जो है वो कैप्चर कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, और ये मरीन लाइफ के लिए काफी ज्यादा खतरा है, यानी कि समुद्र में मौजूद जो प्रजातियां हैं उनके लिए काफी नुकसानदायक है ये। यस। अब इंडियन ओशियन पर क्या इम्पैक्ट इसका देखने को मिल रहा है, तो आपने कुछ ही सालों में देखा होगा कि बहुत सारे केसेस जो है वो हम लोग को साइक्लोन के नजर आ रहे हैं, है ना। चक्रवात के बहुत सारे केसेस, हीट वेव के जो है बहुत सारे केसेस नजर आ रहे हैं। पहले नहीं थे ये, यानी कि आज से 10 साल पुरानी बात करें तो इतने साइक्लोन्स वगैरह नहीं आते थे। अभी क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण, टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है इसके कारण, राइट। ओशियन सर्कुलेशन जो है, महासागर परिसंचरण जो है वो हम लोग को देखने को रहा है, चेंज हो गया है, ऑल्टर हो गया है, परिवर्तित हो गया है, राइट। मरीन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो रिस्क पर हम लोग को देखने को मिल रही है। क्यों रिस्क पर? मैंने आपको बता दिया कि छोटे छोटे आइलैंड जो है वो सबसे पहले इसी की चपेट में आएंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को, और लोगों के इवन आजीविका पर भी खतरा होगा, क्योंकि भाई देखो मछलियां मर जाएंगी तो जो फिशरमैन है, मछलियों के ऊपर डिपेंडेंट है अपनी आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए, तो उनको तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो इंडिया ने क्या क्या कदम जो है वो उठाए हैं, तो जैसे हमने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हमने शुरू किया है रिसर्च के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, निगरानी के लिए, अनुसंधान के लिए। फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में तो आपको पता ही होगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
प्राधिकरण। फिर इसके अलावा आईएमडी, आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइक्लोन वार्निंग्स, राइट। फिर नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाएंगे कि डिजास्टर का उनको कोई फर्क ना पड़े, राइट। अगर वो टूट भी जाती है तो उनको दोबारा से हम रिपेयर जो है वो कर सकें अर्थक्वेक वगैरह में, राइट। अर्थक्वेक वगैरह आएगा तो बिल्डिंग को डैमेज नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं। कोस्टल एरियाज में इस प्रकार के रिजॉर्ट्स, घर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं कि साइक्लोन वगैरह का इम्पैक्ट उनमें कम से कम जो है वो पड़े। तो ये इस प्रोग्राम के थ्रू हो रहा है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का हमारा टारगेट है, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि इंडिया का क्या टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। नेक्स्ट, नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ऑल्टरनेट फ्यूल हाइड्रोजन जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि जिसका इस्तेमाल जो है वो किया रहा है जो एनवायरमेंट को डैमेज बिल्कुल ना करे, राइट। क्योंकि हाइड्रोजन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है तो पानी बन जाता है H2O, यस। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, बाकी इसमें कुछ और ज्यादा है नहीं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब नाइट्रस ऑक्साइड, गाइस आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक खतरनाक गैस है, बट आपको एक और चीज बता दूं कि ये चीज एनवायरमेंट के अंदर आती है, मतलब एनवायरमेंट के टॉपिक्स नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना ज्यादा घातक है, 300 गुना ज्यादा हीट करती है, और 100 सालों तक एक बार रिलीज होने के बाद एनवायरमेंट को डैमेज करती रहेगी, 100 ईयर्स तक इसका लाइफ स्पैन होता है। सोचिए आप कि कितनी खतरनाक है NO2, ओ सॉरी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे की चर्चा करें तो ग्रीन हाउस गैस ही हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इसका कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा बढ़ रहा है, और इंडिया दूसरे नंबर पर आती है नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करने के मामले में। और आपको बता दें नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 2022 में एटमॉस्फेयर में 336 पार्ट्स पर बिलियन के दर से जो है वो रिलीज हुई है, और प्री इंडस्ट्रियल लेवल का ये 25% बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रही है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल का मतलब होता है कि जिस समय से इंडस्ट्री जो है वो शुरू हुई थी, इसको जो है वो जनरली कहा जाता है 1800 से लेकर 1850 का पीरियड हम लोग को देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा ये रिलीज जो है वो कहां से हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, राइट। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दशकों में, पास्ट 4 डिकेड्स में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 40% इंक्रीज हुआ ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। टॉप 5 कंट्रीज है जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिलीज करती हैं। सेकंड नंबर पर तो इंडिया है, पहले नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे नंबर पर ब्राजील, पांचवें नंबर पर रशिया हम लोग को देखने को मिल रही है। और नेचुरल सोर्सेज जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के कौन से हैं, जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है 74%। और ओशियन से, और ये लेक वगैरह की अगर हम बात करें, रिवर्स की बात करें, तो इनसे जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड 11.8% रिलीज होता है। और सबसे ज्यादा देखो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग जो है वो किया जाता है, राइट, फील्ड में, खेतों में, तो उससे भी जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो काफी ज्यादा एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज होता है। तो ये सब फैक्ट जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंडस्ट्री से रिलीज होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में रिलीज होता है। और देखो मैंने आपको बताया था ना, ये फैक्ट ध्यान में रखना, 300 गुना ज्यादा जो है वो घातक है कार्बन डाइऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड। 100 सालों तक जो है ये एनवायरमेंट में रह सकती है, इसका इतना लंबा टाइम स्पैन है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना। इवन हमारी ओजोन लेयर को भी जो है ये डैमेज कर सकती है, राइट। और हमारा पेरिस क्लाइमेट डील जो है 2015 की, जिसके थ्रू कहा गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर लेवल को जो है वो बढ़ने नहीं देना है, राइट, बल्कि और ये कहा गया 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम करना है। तो इन सब गोल को नाइट्रस ऑक्साइड अचीव करने नहीं देगा। तो प्रॉब्लम जो है वो, इसका सोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भाई हम कम से कम नाइट्रस ऑक्साइड का जो है वो उपयोग करें, इसका ऑल्टरनेटिव जो है वो ढूंढें, राइट। लोगों को अवेयर करें कि नाइट्रस ऑक्साइड के नुकसान के बारे में, राइट। और फिर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडस्ट्रीज के ऊपर जो है वो लगाए जाए, जिससे कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ज्यादा रिलीज ना करे। कैपिंग लगाई जाए, राइट, ट्रेडिंग जो है वो शुरू की जाए नाइट्रस ऑक्साइड की आपस में, कैपिंग के बाद इंडस्ट्रीज के बीच में, जिससे कि उनको मोटिवेशन जो है वो मिले कम से कम नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो रिलीज करने का। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टॉपिक, फिनटेक रेवोल्यूशन इन इंडिया। फिनटेक क्या होता है, देखो नाम में 2 चीजें छुपी हुई है। फिनटेक, फिन मतलब फाइनेंशियल, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम लोग उपयोग करते हैं आज की डेट में बैंकिंग एप्लीकेशन का, वो क्या है, फिनटेक है। आप पेमेंट जो है वो गूगल पे के थ्रू एक और QR जो है वो स्कैन करके पेमेंट कर पा रहे हो, क्या है वो, फिनटेक है वो। तो समझ में आया फिनटेक क्या है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो फाइनेंशियल चीजों में जो है वो हेल्पफुल हो, उसको बोलते हैं फिनटेक। क्लियर, बहुत सिंपल है एज दैट। तो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि फिनटेक इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा लगाए नहीं जाने के बावजूद भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
फिनटेक इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा नहीं लगाने के बावजूद भी, यानी कि इन्वेस्टमेंट कम होने के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है फिनटेक। फिनटेक सेक्टर में टाइट रेगुलेशन है, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। तो ये चीज यहां पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। इंडिया जो है वो ग्लोबल लीडर फिनटेक में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बन गया है, जिसका वैल्यूएशन 155 बिलियन यूएस डॉलर का बताया जा रहा है। और 15% अपनी टोटल इक्विटी फंडिंग कर रहे वो स्टार्टअप में हम लोग को देखने को मिला फिनटेक के। आज की रेट में 7,768 7,768 एक्टिव फिनटेक हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। और काफी सारी अब एक्टिविटीज में फिनटेक जो है वो काम कर रहा है, सिवाय पेमेंट को छोड़कर भी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज में है, जैसे कि ऑल्टरनेटिव लेंडिंग, रोबो एडवाइजरी, यानी कि ऑटोमेटिक एडवाइस जो है वो किया जाता है लोगों को, डेट मैनेजमेंट पर एडवाइस जो है वो किया जाता है। डेट मैनेजमेंट मतलब कि कर्जा लोग जो है वो कैसे मैनेज करें, तो उसकी एडवाइस जो है वो देता है फिनटेक। तो ऐसी चीजों पर इंश्योरटेक, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो उसकी एडवाइस जो है वो देता है। तो ये सब चीजें भी इसके अंदर अब शामिल जो है वो कर दी गई है। क्रॉप लोन रिस्क मैनेजमेंट, कि भाई कौन सा ऐसा फसल है जिस पर बैंक जो है वो अगर लोन प्रोवाइड कराएगी तो उसको कितना रिस्क हो सकता है, एनपीए वगैरह का, तो ये सब चीज भी जो है वो प्रोवाइड जो है वो करवा रहा है, इस पर भी काम कर रहा है, राइट। सरकार ने जैसे जनधन योजना, आधार एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी स्कीम के थ्रू जो है वो फिनटेक को प्रमोट किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था एक फ्रेमवर्क सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का फिनटेक सेक्टर के अंदर 2023 में। फिर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन देने में फिनटेक जो है वो काफी काम कर रहा है। सप्लाई चेन की फाइनेंसिंग के लिए फिनटेक जो है वो काफी हेल्पफुल जो है वो हो रहा है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में फिनटेक का काफी इंपॉर्टेंट रोल हम लोग को देखने को मिल रहा है, किन किन पर्पस के लिए, जैसे क्रॉप लोन रिस्क मैनेजमेंट के लिए, माइक्रो इंश्योरेंस के लिए फार्मर्स के, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी। फिर एक स्टीयरिंग कमेटी फिनटेक के ऊपर जो है वो बनाई गई थी, जिसका एक रिपोर्ट सामने आती है 2019 में। उनने रिकमेंडेशन जो है वो दी है कि फिनटेक को साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड कंट्रोल, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन जैसे एरियाज पर भी जो है वो काम करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फिनटेक की इंपॉर्टेंस के बारे में, और काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि फिनटेक इंडस्ट्री जो है वो इंडिया के अंदर काफी तेजी से जो है वो ग्रो कर रही है, तो उसका एक अच्छा खासा आइडिया आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, एटॉमिक क्लॉक क्या होती है गाइस? एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी क्लॉक होती है जो सबसे परफेक्ट होती है। एटॉमिक क्लॉक परफेक्ट, जिसका उपयोग जो है वो जीपीएस में किया जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में किया जाता है, उसी की बैकबोन होती है एटॉमिक क्लॉक। बिल्कुल रियल टाइम, जैसे आपको पता है कि साइंटिस्ट रिसर्चर जो है वो माइक्रो सेकंड्स में भी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, पता है ना आपको। तो उनके लिए टाइम जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, एक भी सेकंड आगे नहीं, एक भी सेकंड पीछे नहीं। तो वो एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो इस प्रकार से एक्यूरेसी जो है वो प्रोवाइड कराती है रिसर्च की फील्ड में। यस, तो ये बस एक सिंपल सा फैक्ट है जो आप ध्यान में रखिएगा। साइंटिस्ट आज की डेट में नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक, जो कि एटॉमिक क्लॉक से और भी ज्यादा एक्यूरेट होने वाली है। तो एटॉमिक क्लॉक क्या है, तो उसका मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया तो दे ही दिया, बट फिर भी कुछ फैक्ट्स जो है वो जान लो। जैसे एटॉमिक क्लॉक जो है लूज या गेन कर सकती है एक सेकंड को, यानी कि एक सेकंड बढ़ सकता है उसमें या घट सकता है। कब? 300 मिलियन साल के बाद। मतलब एटॉमिक क्लॉक बनाई गई, उसके 300 मिलियन साल के बाद जो है वो उसका एक सेकंड बढ़ या घट जो है वो सकता है, राइट। यानी कि 300 मिलियन के बाद वो उसकी एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी सही नहीं रहती है। बट ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक जो है वो मेंटेन कर सकता है अपनी सटीकता टाइमिंग की 300 बिलियन साल तक, 300 बिलियन ईयर्स तक। तो एटॉमिक क्लॉक जो है उससे बेहतर है ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक, जिस पर साइंटिस्ट जो है वो अब काम कर रहे हैं। फिर एक केजियम एटॉमिक क्लॉक भी हम लोग को देखने को मिलती है, वो 1.4 मिलियन साल में या तो एक सेकंड बढ़ सकता है उसका या घट सकता है। तो ये सटीक क्लॉक होती है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग जो है प्रोवाइड कराती है, जो कि रिसर्च वगैरह की फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो केजियम एटॉमिक क्लॉक के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। सिर्फ इतनी सी चीज याद रखो, बाकी ये सब टेक्निकल चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन में नहीं आएगी। फिर ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक के बारे में हम बात करें तो ये लेजर का उपयोग करते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक किसका उपयोग कर रहा है? लेजर का। और नॉर्मल केजियम एटॉमिक क्लॉक जो होती है वो माइक्रोवेव रेडिएशन का जो है वो उपयोग जो है वो करती हैं। यस। फिर इसके अलावा इसके अंदर एक एलिमेंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक में। कौन सा एलिमेंट है? स्ट्रोंटियम। ये फैक्ट ध्यान में रखना, ये एग्जाम में जो है वो आ सकता है। फिर किन किन चीजों में इसका उपयोग किया जा सकता है? जैसे इंडिया जो है वो नाविक में इसका उपयोग कर सकती है। नाविक हमारा खुद का जीपीएस है, राइट, जिस पर हमने ऑलरेडी काम कर लिया है। और इस जीपीएस को यूज करने के लिए मोबाइल में एक अलग से डिवाइस जो है वो लगाना पड़ता है, और अभी सिर्फ ये लिमिटेड है हमारी मिलिट्री के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, राइट, ऑफिशियल्स के लिए।
बट आगे चल के सिविलियंस के लिए भी जो है ये रिलीज किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो है वो भी काम जो है वो चल रहा है कि मोबाइल फोन में जो है वो ये एंटीना जो है वो लग जाए, मतलब लगा हुआ है जब आप मोबाइल फोन परचेज करो, जिससे कि नाविक जो है वो आप उपयोग कर सको रादर देन जीपीएस। क्योंकि आपको पता है कि गूगल मैप का उपयोग जो है वो करके किस किस के साथ ऐसा हुआ, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताओ कि आपने गूगल मैप जो है वो लगाया, हाईवे से आप जा रहे हो, उसने आपको किसी गांव के रास्ते में जो है वो अंदर शॉर्टकट जो है वो लगा दिया, और आप फिर डरने लगे कि अरे यार ये कौन से रोड पे ले आया है। तो कई बार ऐसा भी होता है, गूगल बोलता है कि टर्न लेफ्ट, और साला लेफ्ट में तो कुछ होता नहीं है, लेफ्ट में खाई होती है, तो भाई कहाँ जाए, खाई में गिर जाए क्या? और फिर आगे निकल लो तो बार बार बोलता है यू आर गोइंग रॉन्ग, टेक अ यू टर्न, टेक अ यू टर्न। ये चलता रहता है। एनीवेज, तो काफी सारे सेक्टर्स में टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड, तो ये इन सब पर्टिकुलर सेक्टर्स में जो है वो बहुत बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प कर सकता है एटॉमिक क्लॉक। फिर ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक के बारे में हम बात करें तो, सॉरी, ऑप्टिकल के बारे में बात करिए, पोर्टेबल। पोर्टेबल नाम से जन्म में आ रहा है कि भाई आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो शिप्स में इसका उपयोग किया जाता है, स्पेस क्राफ्ट में इसका उपयोग किया जाता है रिसर्च वगैरह के पर्पस के लिए। और ये गेन कर सकती है, लूज कर सकती है एक सेकंड को हर 9.1 मिलियन साल में। पोर्टेबल है ये, ठीक है। तो ये था बस ओवरऑल पूरा टॉपिक जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पीएम किसान निधि स्कीम के बारे में हम बात करेंगे। तो पीएम किसान निधि स्कीम के तहत किसान को जो है वो 6,000 रुपए एक साल में दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार की। और ये सभी किसानों के लिए अवेलेबल है पीएम किसान स्कीम, यानी कि सभी किसान को हर साल 6,000 रुपए जो है वो सरकार देती है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार प्रोवाइड कराती है। और केंद्र सरकार जो है वो 100% पूरा पैसा जो है वो प्रोवाइड कराती है। और पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसानों को आइडेंटिफाई करने की कि किसको देना है किसको नहीं देना है। वो किसकी होती है? राज्य सरकार की या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट की। अब एक और फैक्ट इसमें मैं आपको बताऊं, जब ये स्कीम शुरू हुई थी तो सिर्फ उन्हीं किसान को जो है वो प्रोवाइड किया जाता था जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। अब सभी किसान के लिए जो है ये स्कीम का बेनिफिट जो है वो दिया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे, देखो ये नदी का नाम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, वोल्खोव रिवर। प्रीलिम्स में आ सकता है कि भाई ये वोल्खोव रिवर अभी रिसेंटली न्यूज में थी, कहां पर है ये? तो रशिया की एक नदी हम लोग को देखने को मिलती है। सोवियत यूनियन में 1926 में इसी नदी पे हम लोग को देखने को मिला था कि पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। और एक टाइम पर जो है ये बाल्टिक सी और ब्लैक सी ट्रेड, वहीं पर ही आप मैप में देखोगे तो वहां पर एक ब्लैक सी बाल्टिक सी जो है वो आपको नजर आएगी। तो इसी नदी के होते हुए जो है वहां पर जाया जाता था। तो बस ये छोटे से फैक्ट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। बट मैप से रिलेटेड टॉपिक जो होता है उसके लिए आपको अपनी दीवार पर जो मैप लगा है उसको देखना है। और जब भी मैं कोई कंट्री का नाम लूं या कोई इंडिया के अंदर स्टेट का नाम लूं तो आप तुरंत अपने दीवार पर लगे हुए मैप की तरफ जो है वो देखा करो, ठीक है। तो बस यही थी गाइस आज की न्यूज पूरी। मैं उम्मीद करता हूं मैंने पूरी चीज जो आपको पढ़ाई है वो आपको अच्छी लगी होगी। और ये मेंस का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर 150 वर्ड्स में जो आप लिखिएगा कि पीएम किसान निधि स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट, क्या उद्देश्य है, और इसको इंप्लीमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम सरकार को फेस करनी पड़ती है, तो उसके बारे में आप लिखिएगा 150 वर्ड्स में। इसका आंसर जो है वो लिखिएगा, राइट। तो चलिए आप मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में, मॉर्निंग सुबह 6 बजे। तब तक लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।